Hello everyone, I am Pradeep Yadav from Agrians Academy, देहरादून। So guys, हरियाणा एडीओ की जो वैकेंसी आई है उस एग्जाम की तैयारी के लिए आज हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोडक्शन डेटा ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ हरियाणा और उसके साथ साथ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दीज मेजर क्रॉप्स। तो पहले तो हम ये टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आपके एडीओ एग्जाम के ऑनलाइन बैच के बारे में कि ये बैच कब स्टार्ट होगा, इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, वो सब हम इस लेक्चर के बाद बात करेंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, लेक्चर नंबर फर्स्ट। देखो, प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे जो मैंने क्रॉप्स कवर की हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बेस पे है। ठीक है, मेजर क्रॉप्स है हरियाणा की, ये सिर्फ प्रोडक्शन डेटा है, जैसे खरीफ फूड ग्रेन और रबी फूड ग्रेन। यहाँ पे दिया हुआ है राइस के बारे में, ज्वार के बारे में, मेज, बाजरा, ऐसे ही है वीट, ग्राम, बार्ले। अगर बात करें प्रोडक्शन डेटा की, तो ये डेटा है 1000 टन के अंदर, और 3 साल का डेटा मैंने कवर किया है, 2018 का, 2019 का और 2020 का। ये पुराना डेटा कवर करने के पीछे एक छोटा सा मकसद है, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो कई बार रिसेंट ईयर का या करंट ईयर का डेटा ना पूछ के फोकस कर लेते हैं पिछले साल या 2 साल पुराने डेटा के ऊपर। क्योंकि देखो, जिन स्टूडेंट्स ने हरियाणा एचडीओ का जो एग्जाम दिया था लास्ट ईयर उसका एग्जाम हुआ था हरियाणा एचडीओ का, उनको याद होगा कि करंट प्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल हरियाणा के एचडीओ के एग्जाम में हॉर्टिकल्चर से, अगर आपको याद हो तो। जिसमें पहला क्वेश्चन तो पूछा था कि कुछ ऐसा था कि करंट एरिया ऑफ वेजिटेबल इंक्लूडिंग पोटैटो इंडिया में, ये पूछा गया था इंडिया का। दूसरा था कि वॉल्यूम वाइज इंडिया में जो हाइब्रिड सीड टोमेटो है वो कितना है, उसके बारे में पूछा गया था। और तीसरा पूछा था कि कितना % वेजिटेबल सीड प्राइवेट कंपनी के द्वारा मार्केट में सप्लाई किया जाता है इंडिया के अंदर। तो खैर, एग्जाम तो हरियाणा का था, लेकिन उसमें बात की गई थी इंडिया के प्रोडक्शन के बारे में। तो सेम उसी बेस पे मैंने यहाँ पे कवर किया है कि पहले लेक्चर में हम कवर करते हैं हरियाणा का प्रोडक्शन, अगले हमारे जो आने वाले लेक्चर होंगे उसमें हम कवर करेंगे इंडिया बेस के ऊपर कि इंडिया में राइस का कितना प्रोडक्शन है, पिछले साल कितना प्रोडक्शन था, क्या टारगेट रखा गया था, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें राइस के लिए, तो राइस का 2018 में जो डेटा है 4512 दिया हुआ है, 2019 में इंक्रीज हुआ और 2020 में और एरिया इंक्रीज हुआ है। सेम ऐसे ही ज्वार में दिया हुआ है प्रोडक्शन डेटा है, ये सिर्फ प्रोडक्शन है, एरिया के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है। ठीक है, चलो, तो खैर ये तो चीज आप याद कर लोगे, मैंने आपको यहाँ डेटा शो कर दिया है। थोड़ा हम बात करते हैं इन इंडिविजुअल क्रॉप के बारे में कि राइस किस टाइप की क्रॉप है, इनमें क्या क्या चीजें होती है, ताकि आने वाले लेक्चर में हम क्या चीजें कवर करेंगे उसका थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। तो देखो गाइस, अगर हम बात करें राइस के बारे में, तो राइस जो है ये हमारी डिप्लॉयड स्पीशीज है, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना है 2 एंड इक्वल टू 24। नाम आपको पता है, साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा। इसकी 3 स्पीशीज हैं, इंडिका, जैपोनिका और उसके साथ में जेवेनिका। इंडिका है इंडिया के लिए, जैपोनिका इज डेवलप्ड इन जापान और जेवेनिका इज फाउंड इन इंडोनेशिया। रूट सिस्टम के बारे में अगर बात करें, तो राइस का जो रूट सिस्टम वो किस तरीके का है, अगर राइस जर्मिनेट होगा अपलैंड एरिया में, यानी कि अगर राइस कल्टीवेट किया है अपलैंड एरिया के अंदर, तो ध्यान रखना अपलैंड एरिया के राइस में अगर बात की जाए रूट सिस्टम के लिए, तो अपलैंड एरिया के राइस में कोलियोराइजा कोलियोराइजा की इमरजेंस होती है, कोलियोराइजा ऑल्सो नोन एज शीथ। ये बात है अपलैंड के राइस, अपलैंड कंडीशन में। बट वहीं पे अगर हमारा राइस ग्रो हो रहा है लोलैंड एरियाज के लिए, और अगर उसकी जर्मिनेशन लोलैंड एरियाज के अंदर है, तो वहां पे जो रूट है उसमें कोलियोराइजा की जगह क्या आ जाएगा, कोलियोप्टाइल। तो उस कंडीशन में जो है कोलियोप्टाइल ग्रो करता है। राइट, लोलैंड
जो राइस है वो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया का कवर करता है, यानी कि मेजर पार्ट ऑफ राइस इन इंडिया इज लोलैंड। ठीक है, अगर बात करें इसके सीडलिंग रेजिंग के लिए, मेथड ऑफ सीडलिंग रेजिंग, तो उसके बेसिकली तीन मेथड है। एक तो है वेट बेड मेथड, दूसरा है ड्राई बेड मेथड, और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, डेपोग मेथड। तो डेपोग मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डेपोग मेथड बेसिकली एक सॉइल लेस मीडिया है, एक सॉइल लेस कल्टीवेशन है राइस की, जिसमें हम सॉइल का कम से कम यूज करेंगे। फिलीपीन से इंट्रोड्यूस किया गया है डेपोग मेथड को। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले ये आया था आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर। और अगर बात करें सीडलिंग कितने दिन में तैयार होता है, तो 12 से लेके 14 डेज के दौरान जो सीडलिंग है वो हमारा रेडी हो जाएगा। एग्जाम में ये पूछा जाएगा यहाँ से कि डेपोग मेथड में सीडलिंग कितने दिन में तैयार हो जाता है, 12 से 14 दिन में। डेपोग मेथड कौन से कंट्री से इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, फिलीपीन से इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले, तो ये आंध्र प्रदेश के एरिया के अंदर, जो लो लैंड एरिया है वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा राइस में एक और होता है एसआरआई, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एसआरआई मेथड। ठीक है, एसआरआई मेथड बेसिकली होता है वाटर सेविंग के लिए, जिसमें पानी को हम सेव करते हैं। तो यहां से ये पूछ लेंगे कि एसआरआई मेथड में कितना परसेंट पानी सेव हो सकता है, तो ये 30% तक लगभग पानी को सेव कर लेता है। सबसे पहले एसआरआई इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में तमिलनाडु में ईयर 2000 के अंदर। राइट, तो ये एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। राइस, राइस आपका और कैसा शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राइस एक हमारा क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट। अब देखो, अगर हम बात करें राइस के प्रोडक्शन के लिए, खैर एरिया का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अगर हम बात करें एरिया के लिए, तो चलो अगर आप कहोगे तो एरिया का डेटा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 2019 की बजाय 2020 में जो एरिया है राइस का, वो कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2019। यानी कि जितना एरिया राइस कल्टीवेशन में 2019 में था, उससे कम एरिया तो 2020 में, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। अब एरिया कम होने का रीजन क्या हो सकता है, एरिया कम होने का रीजन ये है कि आपको याद होगा कि पिछले साल मई 2020 में, मई 2020 में हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था मेरा पानी मेरी विरासत। याद होगा आपको, मई 2020 में। इसके ऊपर एक लेक्चर भी है मेरा, जो मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पे अपलोड किया था। इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा, आप यहां से क्लिक करके इसको देख सकते हो अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस स्कीम के दौरान। तो पिछले साल मई 2020 में एक स्कीम आई थी मेरा पानी मेरी विरासत, जिसमें क्लियरली ये कहा गया था कि कोई भी किसान अगर चावल की जगह कोई दूसरे फसल की खेती करता है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम है, सरकार उसको प्रति एकड़ के हिसाब से कितने 7,000 रुपए प्रोवाइड करेगी। राइट, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एरिया में गिरावट आई है राइस के कल्टीवेशन एरिया के लिए, वो इस स्कीम के दौरान है। इस स्कीम के बाद एरिया कम हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन हमारा फिर भी इंक्रीज हुआ है। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेरा पानी मेरी विरासत फोकस किस पे कर रही थी, पैडी कल्टीवेशन के एरिया को कम करने के लिए, जिसमें सरकार ने 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही थी। राइट, तो ये तो हो गया एक सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, राइस के बारे में। अब जरा फोकस करते हैं जो ज्वार है, मेज है और बाजरा है, इनके कल्टीवेशन के ऊपर। बिकॉज मैंने ये कहा कि मैं इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। बाकी अगर जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हम अगले हफ्ते से, यानी कि हर वीकेंड पे हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब के ऊपर ही। और हमारा टारगेट ये है कि आपके एग्जाम होने तक जितनी भी फील्ड क्रॉप है जो हरियाणा में ग्रो होती है, जो मेजर क्रॉप है, उन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के थ्रू। राइट, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, मेज है, ज्वार है और बाजरा है। तो पहले बात करते हैं मेज के बारे में। मेज किस तरह की क्रॉप है। देखो, मेज को टोटल 7 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, है ना, पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न, इस तरह से टोटल 7 है। सॉफ्ट कॉर्न, पॉड कॉर्न और फाइनली वैक्सी कॉर्न। रूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि मेज का रूट सिस्टम कैसा होता है। मेज के अंदर बेसिकली 3 टाइप के रूट सिस्टम देखे जाते हैं। एक तो हमारे पास है सेमिनल रूट, सेमिनल रूट। दूसरा हमारे पास है क्राउन रूट। क्राउन रूट से आपको वीट याद आया होगा, जिसमें CRI होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन, है ना। दूसरा क्राउन रूट, और तीसरा और
इसके अंदर है ब्रेस रूट, ब्रेस विच इज ऑल्सो नोन एज प्रॉप रूट एंड विच इज ऑल्सो नोन एज एरियल रूट, है ना। ये है इसका थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में मान लो अगर क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज और डज नॉट हैव ब्रेस रूट, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस रूट एक्चुअल में क्या होती है और ये कौन कौन सी क्रॉप में अवेलेबल है या कौन सी क्रॉप में अवेलेबल नहीं है। ब्रेस रूट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉप रूट एंड ऑल्सो नोन एज एरियल रूट। यहाँ पे प्रॉप का मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और इस सपोर्ट को एग्जाम के अंदर ना एक और वर्ड से लिखा जा सकता है एंकरेज या फिर एंकर। एंकरेज, एंकर का मतलब बेसिकली होता है लंगर प्रोवाइड करना, या फिर बेसिकली सिंपल भाषा में बात करें तो सपोर्ट प्रोवाइड करना ही बोलते हैं एंकर को, राइट। तो प्रॉप रूट ऐसी रूट होती है जो बेसिकली प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और जो सॉइल सरफेस के बाहर प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एरियल रूट। तो चलो पहले बात करते हैं सेमिनल के बारे में। जो सेमिनल रूट है, सेमिनल रूट को हम बोलते हैं टेम्पोररी रूट। ये टेम्पोररी नेचर की होती है, परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी है। क्राउन रूट उसके बाद और फिर उसके बाद एरियल रूट। सेमिनल रूट क्या है, कहां पे प्रेजेंट होती है, देखो सेमिनल जो रूट है ये प्लांट के सबसे नीचे वाले हिस्से में, सबसे लोअर हिस्से में प्रेजेंट होती है, लोएस्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल। जो रेडिकल है, जैसे मान लो ये सीड हमारा, ठीक है, तो ये इस तरीके से रेडिकल, ये रेडिकल को कंसिस्ट करती है। सेमिनल रूट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड इट अराइज एट द बेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द स्टेम। सिंपल ये मान के चलो कि सबसे लोएस्ट हिस्से में जो है सेमिनल रूट प्रेजेंट होती है और ये रेडिकल से जुड़ी हुई होती है, टेम्परेरी नेचर है। जैसे ही हमारे पास क्राउन रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, क्राउन रूट की ग्रो करने के बाद ये जो सेमिनल रूट है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका यूज यहाँ से खत्म हो जाएगा, राइट। तो नीचे कौन सी रूट होगी, सेमिनल, यहाँ पे रूट हो गई क्राउन। ये हमारा क्या है, सॉइल सरफेस, ये हमारा है सॉइल सरफेस, इधर ये सॉइल सरफेस है। सॉइल सरफेस के बाहर ये जो हमारा प्लांट की शूट ग्रो हुई है, इस शूट के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, रूट्स प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस रूट। तो आपने देखा होगा मेज के फील्ड में, मेज के क्रॉप के अंदर, ये हमारा मेज का प्लांट है, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऐसे रूट्स प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस रूट, ब्रेस रूट या प्रॉप रूट, जिनका काम होता है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और जो सॉइल सरफेस के बाहर प्रेजेंट होती है, ये हमारा सॉइल सरफेस है और इसके बाहर प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास आगे क्राउन रूट, और जो सेमिनल है वो ये नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्राउन रूट के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्राउन रूट इज बेसिकली अराइज फ्रॉम द बेसल पोर्शन ऑफ द स्टेम। जो स्टेम और सॉइल सरफेस के नीचे प्रेजेंट होती है क्राउन रूट, इट अराइज फ्रॉम द बेसल पोर्शन ऑफ द स्टेम एंड फंक्शनल रूट। ये ध्यान रखना, क्राउन रूट क्या होती है, फंक्शनल रूट होती है। क्राउन रूट इज ए फंक्शनल रूट एंड इज अ मेजर पार्ट ऑफ द रूट सिस्टम। ये होगा क्राउन के बारे में। अब अगर बात करें ब्रेस के बारे में, तो देखो ब्रेस कहां से कहां तक अवेलेबल होती है। ब्रेस रूट या तो प्रेजेंट होगा सेकेंड नोड के ऊपर, या फिर प्रेजेंट होगा थर्ड नोड के ऊपर, या फिर कुछ केस में या कुछ क्रॉप्स में ये फोर्थ नोड के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, ये फोर्थ नोड तक देखा जा सकता है, ठीक है। सॉइल सरफेस के ऊपर होगा, सेकंड नोड से अगर नीचे है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्राउन रूट हो जाएगा, जो सॉइल सरफेस के नीचे है। और सेकंड से लेके फोर्थ तक क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, ये होती है ब्रेस रूट या प्रॉप रूट। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इनका प्राइमरी फंक्शन है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना या प्लांट को एंकर प्रोवाइड करना, ये इनका मेन फंक्शन है, ठीक है। ये तो हो गया इसके मेज के रूट सिस्टम के बारे में। अगर देखना है ये किस तरह का प्रेजेंट होता है, तो देखो इसकी फोटो हमारे पास अवेलेबल है, ये रहा, देखो इधर सबसे नीचे ये जो लोअर पोर्शन है, इसको ये क्या है, सेमिनल रूट है, ये रहा इधर, ये इसका रेडिकल है, ये सीड है, ये देखो दिख रहा होगा आपको, इधर मैं मार्क कर देता हूं, ये इसका सीड है, दोबारा देख लो, ये सेमिनल रूट है, ये इसका प्रेजेंट इधर सीड, सीड के थ्रू जो रेडिकल से रूट्स निकली है, इसको हमने नाम दिया सेमिनल रूट। सीड से ऊपर जो शूट ग्रोथ हो रही है, ये सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस के नीचे जो प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या है, क्राउन रूट। और सरफेस के बाहर जो रूट्स निकली है, एरियल रूट, इसको हमने नाम दिया ब्रेस रूट, जिनका काम क्या होता है, जो सेकंड नोड, थर्ड नोड और फोर्थ नोड तक प्रेजेंट है, ये बेसिकली क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ग्रो करने में हेल्प करती है, सपोर्ट देने में हेल्प करती है, राइट।
ये जो ब्रेस रूट है, ये ब्रेस रूट है, ये पाई जाती है तीनों के अंदर, ज्वार में पाई जाती है, मेज में पाई जाती है और बाजरा में भी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, आपने शायद नोट किया होगा बाजरा के फील्ड में, ज्वार के फील्ड में कुछ रूट बाहर निकली होती है, तो ये पाई जाती है मेज, ज्वार और बाजरा, तीनों के फील्ड के अंदर। अब अगर जरा बात करें इंडिविजुअल के बारे में, तो देखो मेज हमारा किस तरह का है प्लांट। मेज हमारा मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस मतलब क्या होता है, जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं मोनोशियस। और डाई का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल अलग होगा और फीमेल जिसके अंदर क्या होगा, ये अलग होता है। तो मेज हमारा क्या है, मोनोशियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। मेल फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेसल, और फीमेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क, राइट, सिल्क। आपने एक वर्ड सुना होगा डी टेसलिंग। डी टेसलिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ दिस मेल पार्ट या रिमूवल ऑफ दिस मेल फ्लावर इज नोन एज डी टेसलिंग, ताकि हम मेज के अंदर क्या करवा सकें, क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकें। तो मेज इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। कब होगा क्रॉस पॉलिनेशन, जब हम मेज के अंदर से मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे, और रिमूवल ऑफ मेल पार्ट इज नोन एज डी टेसलिंग। और सिल्क क्या है, फीमेल पार्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा इसके अंदर, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम इसको रिमूव करते हैं। अब बात की जाए अगर मेज के क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन के लिए, तो मेज की जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है वो क्या है, टेसलिंग से लेके सिल्किंग स्टेज, यानी कि जब फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, तो टेसलिंग से लेके सिल्किंग स्टेज, ये क्या है, ये मेज की क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है। दिस इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ मेज। ठीक है, और क्या रहता है इसमें, और एक और चीज ध्यान रखना, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, मेज में एक डिजीज होती है जिसका नाम है व्हाइट बड। एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है एग्जाम में। तो व्हाइट बड इज ए डिजीज ऑफ मेज विच ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, राइट। चलो, तो ये तो हो गया मेज का रूट सिस्टम। ये जो सेम रूट सिस्टम है, ये ज्वार में भी पाया जाता है और ये बाजरा में भी पाया जाता है। तो ज्वार में भी क्या होती है, क्रॉप रूट्स होती है, और जनरली ये लोवेस्ट नोड में प्रेजेंट होती है। हाँ, ज्वार में इतना है, ज्वार में जो ये क्रॉप रूट है, ये जनरली लोअर नोड्स में, यानी कि सेकंड नोड्स में ज्यादातर प्रेजेंट होती है। वहीं पे अगर बात करें बाजरा के लिए, तो बाजरा आपकी कैसी क्रॉप है, बाजरा आपके एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप है, ऑल्सो नोन एज पुअर मैन्स फूड, ये आपको खैर पता होगा, पुअर मैन्स फूड बोलते हैं बाजरा को। और ठीक है, क्रॉप रूट है इसके अंदर। डिजीज के बारे में बात की जाए तो देखो बाजरा की अलग अलग मतलब डिजीज तो है, जैसे अर्गट। अर्गट कैसी डिजीज है, अर्गट आपकी है फंगल, हाँ फंगल डिजीज है ये, फंगल डिजीज है विच ऑकर्स ड्यू टू कॉजल ऑर्गेनिज्म का क्या है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये डिजीज हो गई बाजरा के अंदर और अगर उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो कंज्यूम करने की वजह से ये एक इंजूरियस डिजीज है। अफेक्टेड ग्रेन्स को कंज्यूम करने की वजह से ह्यूमन बींग्स एज वेल एज कैटल्स दोनों के लिए ये टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज करती है। अगर हम अर्गट अफेक्टेड सीड को कंज्यूम करेंगे ह्यूमंस के लिए एज वेल एज कैटल्स के लिए, तो उसकी बॉडी में टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज करेगी जो कि दोनों के लिए इंजूरियस है। इसके अलावा अर्गट के अलावा कौन सी डिजीज है, डाउनी मिल्ड्यू, स्मट और लीफ ब्लास्ट। डाउनी मिल्ड्यू, स्मट और उसके बाद है लीफ ब्लास्ट। ठीक है, तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है तीनों के बारे में, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, राइट। इतना आपने कवर कर लिया। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इन चीजों के बारे में, क्योंकि हमें बाकी चीजें भी कवर करनी है। अगले हफ्ते से, अगले वीकेंड से हर बार हमारी एक वीडियो आएगी, एक लेक्चर आएगा। उस लेक्चर में हम कवर करेंगे आपकी एक फील्ड क्रॉप, और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस क्रॉप, ओरिजिन, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिजीज मैनेजमेंट, सब चीजें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हर अपना ही चैनल है, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन खाली है, जितना आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपके इश्यूज है तो भर दो कमेंट सेक्शन को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बात करें तो देखो खरीफ और रबी के फूड ग्रेन हो गए। उसके बाद कमर्शियल क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे दे रखा शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, सनफ्लावर।
इधर मूंग और इधर ये ग्वार। तो चलो हमने रूट सिस्टम की बात की है, अगेन शुगर केन का रूट सिस्टम ले लेते हैं। शुगर केन में बेसिकली दो टाइप की रूट प्रेजेंट होती है, एक तो हमारे पास होता है शूट रूट, शूट रूट, दूसरा हमारे पास क्या होता है सेट रूट। शूट रूट चलो समझ आ रहा है कि शूट से जो रूट अटैच होगी उसको बोलेंगे शूट रूट। अब ये सेट रूट क्या है ना। सेट, शुगर केन में जब हम प्लांटिंग करते हैं ना तो हम सेट्स के थ्रू प्लांटिंग करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक शुगर केन का प्लांट है, ये सॉइल सरफेस है, ये उसके ऊपर इसके लीव्स है, एरोज है, इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। ये जो इसका एक पोर्शन है, जो ये एक टिलर है, एक पोर्शन है, हम इसको एक को बोलते हैं सेट। तो ये सेट वन, ये ऐसे सेट टू और ये ऐसे सेट थ्री। तो शुगर केन में प्लांटिंग करने के लिए, सोइंग करने के लिए हम जनरली किन का इस्तेमाल करते हैं, हम बेसिकली इन सेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखना, प्लांटिंग करने के लिए, सोइंग करने के लिए हम यूज करेंगे जो अपर के जो सेट होते हैं ना, ऊपर पोर्शन के अपर 1/3 से लेके हाफ पोर्शन, यानी कि इतना, ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, हम इतना सेट यूज करते हैं सोइंग करने के लिए। यही सेट यूज क्यों करते हैं, बिकॉज इस सेट में क्या है, हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, और ये नेचर में थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, जो जर्मिनेशन करने में हेल्प करते हैं शुगर केन के लिए। सॉफ्ट है, नाइट्रोजन ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो जर्मिनेशन के लिए हेल्प करते हैं ये, इसलिए हम शुगर केन के जो है अपर 1/3 से हाफ सेट का इस्तेमाल करते हैं सोइंग करने के लिए। बाकी हम नीचे के सेट जो हार्ड है उनका यूज नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह से दो तरह की रूट है, शूट रूट और सेट रूट। जो शूट रूट है वो हमारी परमानेंट होती है, बिकॉज ये पूरे प्लांट से अटैच्ड है, शूट के साथ अटैच्ड है, शूट रूट परमानेंट है। और सेट रूट जो है, ये जो होती है आपकी टेम्परेरी रूट है। ये क्या है, ये टेम्परेरी नेचर की होती है। अब देखो, अगर बात करें इनकी फॉर्मेशन के बारे में, इनकी ग्रोथ के बारे में, तो फोटो हमारे पास है, ये फोटो है शुगर केन के सेट की और शूट की। यहाँ लिखा हुआ है ये सेट है, यहां से जो रूट निकली है इनको हमने क्या नाम दिया, सेट रूट। तो इसके बाद यहाँ पे शूट की ग्रोथ होती है, और इस शूट के बाद जो हमारे पास ग्रोथ निकली इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया शूट रूट। अब ये रूट्स कैसे काम करती है देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक शुगर केन का सेट है, ये हमारे पास है सॉइल सरफेस। शुगर केन के सेट को हम हमेशा हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, वर्टिकली कभी इसकी सोइंग नहीं की जाती, ठीक है। तो शुगर केन के अंदर कुछ हल्की हल्की ऐसे पतली लाइनिंग होती है, शुगर केन के सेट में ऐसी हल्की पतली पतली लाइनिंग सी होती है, और कुछ इस तरह के डॉट्स बने हुए होते हैं। जनरली एक सेट के एंड में ऐसे छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे आपको, आपने नोटिस किया होगा, या फिर आप अभी पढ़ने के बाद आपको याद आ रहा होगा। जैसे मान लो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो इसके नीचे यहाँ से डॉट्स बने हुए होते हैं, राइट। तो जब हम शुगर केन के सेट्स की सोइंग करते हैं, और सोइंग करने के बाद जब हमने इसको मॉइस्ट सॉइल से कवर कर दिया, तो ये जो रूट है, ये रूट ऐसे डेवलप हो जाती है इन इन डॉट से। इन डॉट से जो है हल्के हल्के सेट्स, हल्के हल्के ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ऐसे हेयर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इन रूट्स को बोलते तो सेट है, सेट रूट्स है ये। इन डॉट्स को क्या बोलते हैं, ये जो डॉट्स प्रेजेंट है, इन डॉट्स को हम लोग बोलते हैं, ये डॉट्स हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डिया, सॉरी प्राइमोर्डिया, ठीक है, प्राइमोर्डिया, प्राइमोर्डिया, या फिर ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट डॉट, ट्रांसल्यूसेंट, इनको ट्रांसल्यूसेंट या फिर इनको प्राइमोर्डिया बोलते हैं डॉट्स को। जैसे ही ये डॉट्स मॉइस्चर के और सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। प्राइमोर्डिया जो है, ये जैसे ही मॉइस्चर के और सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि ये हर एक जॉइंट के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, हर सेट के जॉइंट के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्टिव हो जाएंगे। इनके एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रूट्स की फॉर्मेशन या रूट्स प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो रूट्स प्रोड्यूस हुई, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया सेट रूट। अब ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को, अवेलेबल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, और इनके एब्जॉर्ब होने की वजह से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहां से पहले कुछ शूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से,
ये शूट्स की फॉर्मेशन हो गई। और फिर जो है यहां से जो हमारे पास मेन रूट्स निकलेगी, उन रूट्स को हम नाम देंगे शूट रूट। अब यहां से जो रूट्स निकलेगी, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया, ये हो गई शूट रूट। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो ऊपर से शूट निकली है, ये शूट किस कौन से हिस्से से निकलती है। जनरली क्या होता है, शुगर केन का जो सेट होता है ना, उसमें इन डॉट्स के साथ साथ कुछ छोटे छोटे ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बड आई। आपने नाम सुना होगा इनको, हम लोग क्या बोलते हैं, बड आई प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बड आई है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इन बड आईज से यहाँ से शूट्स की फॉर्मेशन होती है, और फिर वहां से शूट्स की रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती है। राइट, जैसे ही शूट्स की रूट निकलती है, तो सेट रूट का वहां पर रोल खत्म हो जाता है। इसलिए जो सेट रूट है वो क्या हमारे पास क्या होती है, वो टेम्परेरी होती है, और जो शूट रूट है वो क्या होती है, वो होती है परमानेंट। ठीक है, समझ आया। सेट रूट का जो फंक्शन है, वो लिमिटेड पीरियड के फंक्शन है, जिसका मेन काम होता है जिसका मेन काम होता है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, जस्ट टू प्रमोट या जस्ट टू ग्रो द शूट रूट। इस तरह इसको मान के चलते हैं कि इसका ये काम होता है। तो फिर ये तो हमारी बात हो गई रूट और शूट सिस्टम के बारे में। अब अगर बात करें कुछ और इसके अलग अलग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं शुगर केन के अंदर, तो खैर आपने पढ़ा भी होगा, मैं जस्ट नाम बोल देता हूँ। एक तो होता है रेटूनिंग। रेटूनिंग, उसके बाद आपके पास होता है अर्थिंग अप, इसको बोलते हैं मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप। ठीक है, एरोइंग, टाइंग, रैपिंग, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज रिलेटेड टू शुगर केन। राइस की बात करें तो राइस में क्या होती है, पडलिंग, जिसको अपने हरियाणा में क्या बोलते हैं, छड़ना, पडलिंग। तो राइस में पडलिंग होती है, शुगर केन में ये सब ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो हमने बात की शुगर केन के बारे में। अब जरा बात करते हैं, जो इसमें एक और दिया होता है पीछे, सनफ्लावर। सनफ्लावर और कॉटन, है ना। कॉटन में बेसिकली चार तरह की क्लासिफिकेशन है। एक तो होती है गोसिपियम अर्बोरियम, एक होता है हमारे पास गोसिपियम हर्बेशियम, हर्बेशियम, एक होता है हमारे पास गोसिपियम हिरसुटम, और एक हमारे पास कौन सा होता है, गोसिपियम बारबाडेंस। गोसिपियम कॉटन की चार क्लासिफिकेशन है ये। कॉटन के रूट सिस्टम के बारे में बात की जाए तो कॉटन का टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट का मतलब होता है ऐसा रूट सिस्टम जो वर्टिकली काफी गहराई तक ग्रो करता है, पेनिट्रेट काफी नीचे तक ग्रो करता है। ठीक है, रूट्स के दो मेजर रूट के दो तरह के टाइप होते हैं। एक तो होता है एडवेंटिशियस रूट, जो जनरली ऊपर की सतह तक रहता है, जो सीरियल्स में देखे जाते हैं। कॉटन का क्या है, कॉटन का एक तरह का टैप रूट सिस्टम है, जो जमीन में वर्टिकली नीचे तक पेनिट्रेट करता है। कॉटन ग्रो होता है ब्लैक सॉइल के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, इस सॉइल की प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट वेटिंग, अल्टरनेट ड्राइंग। और इसके अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेल्फ फ्लोइंग या सेल्फ मल्चिंग सॉइल भी बोल देते हैं, सेल्फ फ्लोइंग। क्योंकि अल्टरनेट वेटिंग और अल्टरनेट ड्राइंग की वजह से क्या होता है, ये मॉइस्चर को होल्ड करेगा, साइज इंक्रीज होगा, मॉइस्चर इंक्रीज हो जाएगा, साइज फिर से छोटा हो जाएगा। तो ये सेल्फ फ्लोइंग है। और ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, ये आती है आपके वर्टिसोल के अंदर। वर्टिसोल क्या है, वर्टिसोल सॉइल का ऑर्डर है ना। टोटल सॉइल में अपने 12 ऑर्डर होते हैं, जिनमें से वर्टिसोल एक है, जिसके अंदर कौन सी आती है, ब्लैक सॉइल आती है। तो इस तरह के बहुत सारे लेक्चर हैं, मतलब टॉपिक्स हैं, जो हम बारी बारी अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे आगे चल के। तो बस एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आप आगे किस तरह से पढ़ाएंगे और आगे क्या क्या चीजें कवर करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, चलो उसके बाद आपका एक बच गया सनफ्लावर, है ना। तो देखो सनफ्लावर के बारे में एक चीज ध्यान रखना। सनफ्लावर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई सनफ्लावर का प्रोडक्शन आपको दे रखा है, पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा, हरियाणा की एक तरह की क्रॉप है। तो सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर के बारे में अगर बात करें तो पहले जरा थोड़ा सा एरिया क्लीन कर देते हैं। सनफ्लावर के बारे में याद रखना, सनफ्लावर का अगर बात करें नेचर की, तो सनफ्लावर का जो प्लांट है वो एक होता है प्रोटेंड्रस नेचर के अंदर। द नेचर ऑफ सनफ्लावर क्रॉप इज प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस का मतलब क्या होता है, प्रोटेंड्रस का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसका मेल पार्ट और जिसका फीमेल पार्ट दोनों क्या करते हैं, दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, एक सिंगल टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे।
है ना। तो सनफ्लावर का जो मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है वो दोनों डिफरेंट अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटेंड्रस इन नेचर। सनफ्लावर की क्लासिफिकेशन बेसिकली तीन तरह की होती है। एक तो होता है लार्ज व्हाइट सीडेड, सफेद कलर का लार्ज व्हाइट सीडेड। दूसरा होता है स्मॉल ब्लैक सीडेड, जो ब्लैक कलर का स्मॉल होता है, छोटा होता है। और तीसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट। इन दोनों का एक मिला जुला संगठन है इंटरमीडिएट, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर स्ट्रिप्स होती है। मतलब ये दोनों कलर के होंगे, ब्लैक कलर का भी इसमें कलर है, इसमें व्हाइट भी है, और इसके बीच में स्ट्रिप्स होती है। तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है सनफ्लावर की। सनफ्लावर को हम लोग एग्जॉस्टिव क्रॉप भी बोल देते हैं। एग्जॉस्टिव क्रॉप बेसिकली है, एक तो सनफ्लावर, दूसरी होती है राइस। एग्जॉस्टिव क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसी क्रॉप जो अपने के बाद आने वाली क्रॉप के लिए फील्ड को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देती है, या फिर ये कहें कि फील्ड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं ये उन सभी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि आने वाली फसल के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना रहे। ठीक है, तो सनफ्लावर और राइस दोनों क्या है, ये एग्जॉस्टिव क्रॉप है। सनफ्लावर क्या है, कैसा है, क्रॉस पोलिनेटेड है, और इट इज ऑल्सो ए आइडियल कैच क्रॉप। कैच नहीं, कैच। सनफ्लावर इज आइडियल कैच क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होता है, कैच क्रॉप का बेसिकली ऐसा मतलब इसको ऐसे समझो, कैच क्रॉप को एक ऐसी क्रॉप जो हम अपनी मेन क्रॉप के फेलियर के दौरान लगाते हैं, फेलियर होने के बाद लगाते हैं। मान लो हमारी कोई क्रॉप है, मेन क्रॉप है, अगर वो क्रॉप अपने मैच्योर होने से पहले फेल हो गई, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड बचा उस टाइम पीरियड के दौरान फील्ड को भरने के लिए हम उसमें कैच क्रॉप लगा देते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका कैच क्रॉप का। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं व्हीट का। व्हीट की सोइंग होती है नवंबर में, हार्वेस्टिंग कब होती है, मार्च अप्रैल के अंदर, मार्च में। मान के चलते हैं किसी भी रीजन की वजह से जो व्हीट है वो जो है जनवरी में व्हीट की हमारी पूरी क्रॉप क्या हो गई, वो फेल हो गई। अब इस फेल के बाद क्या होगा, जनवरी से लेके मार्च तक का जो हमारा टाइम पीरियड है फील्ड का, वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब जो ये फील्ड हमारा खाली है, अगर हम इस खाली फील्ड के अंदर सनफ्लावर लगा देते हैं या कोई भी ऐसी क्रॉप लगा देते हैं जो लगाई तो जनवरी में है लेकिन मार्च में पूरी तरह पक्की तैयार हो जाती है, उस क्रॉप को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं कैच क्रॉप। अब समझ आया कैच का मतलब क्या होता है। कैच क्रॉप एक ऐसी क्रॉप जो हमारी मेन क्रॉप के फेलियर के बाद हम लगाते हैं उस खाली फील्ड को भरने के लिए और एक एडिशनल इनकम के लिए, तो उसको बोलते हैं कैच क्रॉप। कैच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिजेंसी क्रॉप। कॉन्टिजेंसी दोनों याद रखना, एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, कॉन्टिजेंसी क्रॉप, तो ये एक ही है दोनों। ठीक है, तो ये तो था सनफ्लावर के बारे में एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कवर किया पिछले हरियाणा के पिछले कुछ सीजन का, पिछले 3 साल का प्रोडक्शन डेटा, और उसके साथ साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर थोड़ी और करंट की बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन हरियाणा रबी और खरीफ दोनों सीजन के लिए। यानी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो फार्मर्स को इंश्योरेंस इंप्लीमेंट कराने का काम करती है। ये है हमारे पास टेबल के अंदर डेटा 2016 में, 2019 में, 20 में और 2021 में। इन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को हमने डिवाइड किया है अलग अलग क्लस्टर के द्वारा, अलग अलग क्लस्टर में, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। सबसे पहले इन क्लस्टर का मीनिंग क्या है, क्लस्टर का मीनिंग है एरिया वाइज। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22। ठीक है, इन 22 जिलों को हमने 3 क्लस्टर में बांट दिया, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3। जैसे मान लो इसमें दे दिए 7 जिले, इसमें दे दिए 10 जिले, और इसमें कितने दे दिए, बचे हुए 5। ऐसा है नहीं, मान के चलो कि ऐसा हो सकता, मतलब इसमें 5 इसमें 10 है ना। तो इन जिलों में जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी ये उन कंपनियों के नाम है इन क्लस्टर में। क्लस्टर 2 में जो प्रोवाइड करेगी वो इसका नाम है, क्लस्टर 3 में जो करेगी वो इसके नाम है। ठीक है, 2016 का जरूर याद करना भाई, 2016 तो मैंने दिया है, पॉसिबिलिटी कम है पूछने की एग्जाम में, बट फिर भी याद रखो 2016 इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये शुरू की गई थी कब, 2016 में। कौन से मंथ में ये शुरू की थी, आई थिंक 18 फरवरी, फरवरी याद रखो, फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा लॉन्च की गई थी इंडिया के अंदर।
उस समय हरियाणा में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी? क्लस्टर 1 के लिए रिलायंस, क्लस्टर 2 के लिए बजाज और क्लस्टर 3 के लिए आईसीआईसीआई। अब बात करें रिसेंट की, तो ये 2021 का है, ये 2020 का है और ये 2019 का है, फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। क्या है ये फसल बीमा योजना? फसल बीमा योजना जो है ये फार्मर्स को बीमा प्रोवाइड करती है। जो फार्मर प्रीमियम भरेगा उस फार्मर को ये बीमा प्रोवाइड करेगी। तो रबी क्रॉप के लिए जो प्रीमियम है वो है 1.5% का, 1.5% की विंडो है। खरीफ के लिए जो प्रीमियम है वो कितना है? वो 2% का है। और वहीं पे बात करें हम लोग कमर्शियल क्रॉप के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, तो वो कितना है? वो 5%। तो बस ये इतना ही याद रखना है आपको, फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई और इसकी कौन कौन सी 3 अलग अलग विंडो है। ठीक है, तो ये था आपके आज के लेक्चर में छोटा सा करंट डेटा और कुछ क्रॉप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, रूट सिस्टम के बारे में और क्रॉप के बारे में। इसमें इतना ही है। ठीक है, अब देखो अगर किसी का कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कोई सजेशन है तो किसी को देना है, तो भाई कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, भर दो उसको। ठीक है, चैनल अपना ही है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, जो भी आपके यार दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं। बात करें अगर एग्जाम की, सॉरी बैच की, तो एडीओ का जो बैच है, हरियाणा एडीओ का जो बैच मैं शुरू करने वाला हूं, वो मैं शुरू करूंगा 15 नवंबर से। ठीक है, 15 नवंबर से बैच शुरू करूंगा। बैच आपका होगा ऑनलाइन मोड के अंदर। ठीक है, फीस की अगर बात की जाए तो फीस इसके लिए रखी है 8,000 रुपए, है ना, ज्यादा फीस नहीं है, एक अफोर्डेबल फीस है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए इसके लिए फीस रखी गई है। फैसिलिटी की बात करें तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, प्रिंटेड भी मिलेंगे। जो प्रिंटेड मटेरियल है वो आपके एड्रेस पे आपको कोरियर के थ्रू सप्लाई किए जाएंगे। साथ में मॉक टेस्ट है, साथ में मॉक टेस्ट भी है। उसके अलावा एक चीज और है इसके अंदर जो मैंने ऐड की है, वो है डिमांड लेक्चर। डिमांड लेक्चर क्या होता है? डिमांड लेक्चर का मतलब है कि कोई स्टूडेंट किसी खास टॉपिक पे या किसी स्पेशल चीज पे कोई लेक्चर चाहता है, तो आप बस अपना टॉपिक का नाम हमें बताओ, विद इन फ्यू डेज आपको लेक्चर मिल जाएगा। और वो लेक्चर सिर्फ उसी स्टूडेंट को नहीं, जो भी स्टूडेंट इस बैच में जुड़े होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि अपने एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हर चीज हम हर तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने प्रावधान रखा है डिमांड लेक्चर का। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी है मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बैच शुरू होगा 15 नवंबर से, ऑनलाइन बैच है और बहुत सारे ट्यूटर अवेलेबल है। देखो, आराम से देखो, परखो, समझो। पढ़ाने का तरीका मेरा यही है, मैं पहले भी ऐसे ही पढ़ाता रहा हूँ, आगे भी ऐसे पढ़ाऊंगा, अभी भी ऐसे पढ़ा रहा हूँ, है ना। देखो चीजों को, परखो, समझो, डिसीजन आपका है। आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज हम तो यूट्यूब पे लेक्चर देते ही रहेंगे। हर वीकेंड पे, हर हर हफ्ते के वीकेंड पे, हर वीकेंड पे हम एक आपकी फील्ड क्रॉप जरूर कवर करेंगे, जो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। जितने भी क्रॉप से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड टू करंट डेटा, रिलेटेड टू प्रीवियस डेटा, प्रोडक्शन, यील्ड, प्रोडक्टिविटी, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको इसके थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, और बस और तो कुछ नहीं है, यही इंफॉर्मेशन है। बाकी हाँ, मैंने इस यहाँ पे अपना फोन नंबर मेंशन नहीं किया है। बाकी में किसी को कोई भी डाउट है, कोई सजेशन देना है, कोई पूछना है, तो ये मेरा नंबर है 9458122169। ठीक है, इस पे कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, आपके हर कॉल का, हर मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। बैच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हाँ, सिलेबस अभी नहीं आया है एग्जाम का। एक और चीज मैं जरा बता दूं, सिलेबस अभी नहीं आया है एग्जाम का। आगे जब भी सिलेबस आता है, और अगर मान लो सिलेबस में कोई और चीज ऐड हो जाती है, जैसे मान लो हरियाणा जीके ऐड कर दिया, ठीक है, हरियाणा जीके ऐड कर दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं इधर, हरियाणा जीके के जो स्पेशल नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा उसका। ठीक है, हरियाणा जीके अगर मान लो ऐड करते हैं, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ था एसडीओ का 2012 में, उसमें 25 क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के, जनरल हरियाणा जीके के प्लस इंडिया जीके के। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हरियाणा जीके भी जो है साथ में मिलकर कवर करेंगे। इसका जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, पूरी कोशिश की जाएगी अपने भाइयों की हेल्प करने के लिए। तैयारी आप लोग करो, गाइडेंस मैं करूंगा, दोनों मिलकर काम करेंगे, सिलेक्शन लेकर आएंगे। सिलेक्शन लेना पड़ेगा इस बार, तो तैयारी आपकी, मेहनत मेरी, रिजल्ट हम दोनों को मिलेगा। ठीक, तो अपना चैनल है, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट सेक्शन पूरा खाली, फटाफट भर दो इसको।
बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।